आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैनिबलिज्म के बारे में। कैनिबलिज्म वो प्रैक्टिस होती है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान का गोश्त खाता है। जो भी इंसान ऐसा काम करता है उसे कैनाबॉल या कैनाबलिस्ट कहते हैं। उर्दू में इसके लिए आदमखोर की टर्म यूज़ की जाती है। ईसाई सागावा ये वो शख्स था जिसने ना सिर्फ ऐसा काम किया था बल्कि उसे अपने इस एक्ट पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं थी। वो इस काम पर फ़ख्र करता था। आखिर इसने ये सब क्यों किया, इसके क्या मोटिव्स थे, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ईसाई सागावा 26 अप्रैल 1949 में जापान के शहर कोबी में पैदा हुआ। इसके माँ बाप बहुत ही अमीर इंसान थे जिसकी वजह से इसे बचपन में किसी भी चीज़ की कमी ना हुई। ये प्रीमेच्योर पैदा हुआ था जिसकी वजह से ये बहुत ही कमज़ोर था और इसकी सिर्फ यही एक इनसिक्योरिटी थी कि मैं बाकी सबसे इतना कमज़ोर क्यों हूँ। इसे बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था और ये फैंटेसी नॉवेल्स और फैंटेसी स्टोरीज़ बहुत ही शौक़ से पढ़ता था। इन्हीं बुक्स में एक ऐसी कहानी थी जिसने इसके दिल में ये कैनिबलिस्टिक डिज़ायर्स पैदा कर दी। जब ये फर्स्ट ग्रेड में था तो इसने 7 बच्चे की थाइस पर गौर किया और इसने अपने दिल में कहा कि ये थाइस दिखने में इतनी हेल्दी हैं तो इनका टेस्ट कैसा होगा। ये वो दिन था जब ये लोगों की थाइस और उनकी बॉडीज से इम्प्रेस होना शुरू हो गया। इसके दिल में बस यही ख्वाहिश रहती थी कि इनके गोश्त को मैं खा जाऊं। कुछ वक्त गुजर गया जब सब बड़े हो गए। सबका शौक़ था कि हम हॉलीवुड एक्ट्रेसेस से मिलें, लेकिन इसके अलग ही शौक़ थे। ये यही सोचता था कि इनका गोश्त कैसा टेस्ट करता होगा। जब ये 24 साल का हुआ तो इसने एक जर्मन लड़की का पीछा किया। इसका ये प्लान था कि जब वो अपने घर जाकर सोएगी तो मैं इसके घर में छुपके से दाखिल होऊंगा और इसके गोश्त का एक टुकड़ा काट के वापस भाग जाऊंगा। लेकिन उस लड़की को इसके बारे में पता चल गया और उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने इसे फौरी अरेस्ट किया और इसके ऊपर रेप चार्जेस लगा दिए। उस जमाने में इंसान का गोश्त खाने के कोई चार्जेस होते नहीं थे, इस वजह से पुलिस ने इसके ऊपर रेप चार्जेस लगा दिए। उन्हें नहीं पता था कि इसका तो कुछ और ही प्लान है। ईसाई सागावा का बाप बहुत ही अमीर बिजनेसमैन था। उसने कोर्ट से बाहर ही पैसे देकर केस बंद करवा दिया। इस इंसिडेंट को 8 साल गुजर गए। अब ईसाई सागावा लिटरेचर में पीएचडी करने फ्रांस चला गया, लेकिन उसके अंदर की कैनिबलिस्टिक ख्वाहिशात अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। जब वो फ्रांस में पीएचडी कर रहा था उन दिनों वो रोज़ अपने घर एक तवाइफ लाया करता था, इस इरादे से कि मैं इसे मार दूंगा और फिर इसका गोश्त खाऊंगा। लेकिन वो अपने प्लान में कभी कामयाब ना हो सका। वो जब भी शूट करने लगता था तो उसके हाथ रुक जाते थे। 5 साल बाद 11 जून 1981 को सागावा ने अपनी क्लासमेट रेन हार्टवेल्ड को अपने घर बुलाया। इसने इसे अपने घर इसलिए बुलाया कि हम किसी असाइनमेंट पर काम करें। सागावा खुद दिखने में बहुत ही कमज़ोर, बदशक्ल और छोटे कद का इंसान था और उसके बरअक्स रीन एक हेल्दी और लंबी औरत थी। जब रीन इसके अपार्टमेंट में पहुंची तो सागावा ने इसे वेलकम किया और वो एक टेबल पर बैठकर लिटरेचर पढ़ने लगी। सागावा का प्लान वही था जो वो प्रोस्टिट्यूट्स के साथ करना चाह रहा था। उसका प्लान यही था कि आज मैं इंसानी गोश्त खा कर ही रहूँगा। रीन टेबल पर बैठे लिटरेचर पढ़ रही थी। सागावा पीछे से राइफल लेकर आया और उसने रीन की गर्दन पर गोली मार दी, जिसकी वजह से रीन की उसी वक्त ही मौत हो गई। सागावा ने पहले तो उसकी डेड बॉडी के साथ रेप किया, फिर वो एक छुरी लाया और बारी बारी इसके जिस्म के टुकड़ों को काटा। सागावा ने उसके जिस्म के बहुत से टुकड़ों को काटा, जिसमें उसकी थाइस, ब्रेस्ट, बटॉक्स, चेहरा और गर्दन भी शामिल थी। सागावा साथ साथ इस प्रोसेस की तस्वीरें भी खींचता गया और उसके जिस्म के जो बाकी पार्ट्स थे उसे अपने फ्रिज में रख दिया। मतलब आप सोच सकते हैं कि वो कितनी ही ट्विस्टेड नेचर का इंसान था। जब 4 दिन गुजर गए तो रीन की बॉडी गलने सड़ने लगी। सागावा ने प्लान बनाया कि इसकी बॉडी को 2 सूटकेस में बंद करके साथ वाले दरिया में बहा दूंगा। सागावा जैसे ही ये काम करने लगा तो फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने इसे देख लिया और पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया। सागावा के ऊपर 2 साल केस चलता रहा, लेकिन इसका बाप क्योंकि एक बहुत ही
अमीर बिजनेसमैन था, उसने पैसे देकर ये केस भी बंद करवा लिया। फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने ये कहा कि ये शख्स मेंटली अनस्टेबल है, एक पागल इंसान है, तो इसलिए ये इस केस में खड़ा नहीं हो सकता। इस वजह से इसका केस बंद किया और इसे एक मेंटल असाइलम में शिफ्ट कर दिया गया। जब ये मेंटल असाइलम में था तो इसके पास एक राइटर आया जिसने इसका इंटरव्यू लिया। इसने अपनी हर बात उसे इस इंटरव्यू में बता दी और उसके बाद उसने जब ये इंटरव्यू अपनी किताब में पब्लिश किया तो सायगावा एक सेलिब्रिटी बन गया। लोग इसके फैंस हो गए। सायगावा बहुत मशहूर इंसान बन गया था। जब फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने देखा कि ये तो यहाँ पर ऐसे फेमस होता जा रहा है, उन्होंने इसे फ्रांस से डिपोर्ट करके वापस जापान भेज दिया। जब ये जापान वापस गया, जापानीज अथॉरिटीज़ ने इसका दोबारा से टेस्ट लिया जिसमें इसे सेन डिक्लेयर किया, मतलब ये पागल नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है। उसके बाद 90s की दिहाई में ये एक सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय करता रहा। इसने बहुत से नॉवेल्स भी लिखे, इसे टीवी शोज़ पर भी बुलाया गया, इसके इंटरव्यूज़ भी लिए गए, यहाँ तक कि इसे एक कुकिंग शो में भी बुलाया गया जहाँ पर इसने गोश्त पकाने की रेसिपीज़ भी बताई। इसके अलावा इसने जापान की बहुत सी गंदी मूवीज़ में भी काम किया। दोस्तों, यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि इसे अपने किए पर ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि वो अपने इस जुर्म की वजह से और मशहूर हो गया था और पैसे भी कमा रहा था। लेकिन सन 2000 के बाद जब लोगों ने इसे बहुत तनकीद का निशाना बनाया, इसे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, तो उसके बाद इसकी शोहरत, इसकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी। इसकी सेहत भी वक्त के साथ गिरती गई और ये बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो गया। जब इसका लास्ट इंटरव्यू हुआ तो इससे इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या आपका अभी भी दिल करता है कि आप इंसानी गोश्त को खाएं? तो इसने जवाब दिया कि हाँ, मेरा दिल करता है। जब मैं गर्मियों में देखता हूँ कि औरतें छोटे कपड़ों में घूम रही होती हैं तो मेरी डिज़ायर्स और बढ़ जाती हैं, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये काम दोबारा करूँगा। दोस्तों, इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि इस इतने बड़े जुर्म के बावजूद जापानीज़ गवर्नमेंट ने इसे सज़ा क्यों नहीं दी? वहाँ ये स्टार बन के क्यों घूमता रहा? गवर्नमेंट की इस डिसीजन को पब्लिक ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। कुछ लोगों का ये कहना है कि उस टाइम गवर्नमेंट में कुछ ऐसे लोग थे जो एक कल्ट को फॉलो करते थे और वो कल्ट इन्हें कैनिबलिज्म की प्रैक्टिस करने को कहता था। सायगावा का बाप भी इसी कल्ट का हिस्सा था, ऐसा लोगों का मानना है। ये कितना सच है कितना झूठ, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सायगावा बहुत सी बीमारियों में मुब्तला था और आखिरकार 2022 में ये मर गया। ये बिल्कुल अकेला मरा था और इसके फ्यूनरल में कोई भी नहीं आया। आखिर में सिर्फ एक बात जहन में आती है कि इंसान अपने अंदर इतनी गंदी ख्वाहिशात कैसे रख सकता है। अगर नॉर्मली आप देखें तो एक जानवर भी अपनी स्पीशीज़ को नहीं खाएगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक बिल्ली को खा ले या एक कुत्ता एक कुत्ते को खा ले। हम सबको ये समझना चाहिए कि अगर किसी में ऐसी डिज़ायर्स पैदा होती हैं तो उसका वक्त पर मेंटली इलाज करवाया जाए, और अगर कोई ऐसा घिनौना जुर्म करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप कमेंट्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। मैं इस तरह की दिलचस्प वीडियोस रोज़ लाता हूँ। इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।